शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा करने का ना सोचा होगा, लेकिन कोई भी सुपर पावर मुल्क आज तक ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। रशिया और अमेरिका जैसे बड़े देशों ने कई सालों तक अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहा, लेकिन वो भी नाकामयाब हो गए। तो यहाँ पर सवाल उठता है, आखिर क्यों दुनिया का हर एक सुपर पावर मुल्क अफगानिस्तान पहुंचकर हार जाता है? और अफगानिस्तान में ऐसे कोई रिसोर्सेज या कोई खजाना भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यूएस और रशिया ने अरबों और लाखों करोड़ों में पैसे खर्च किए हैं अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के लिए। इन सारी चीजों के पीछे आखिर क्या रीजन है, आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साल 1839 में रशिया और ब्रिटेन अपने इन्फ्लुएंस को अफगानिस्तान में बढ़ा रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान की लोकेशन साउथ एशिया में सबसे इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जाती है। ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर की जो अफगानिस्तान के बारे में ड्रामा चल रहा था, इसे ग्रेट गेम नाम दिया गया। ब्रिटिशर्स ने बिना सोचे समझे अपनी 16,500 की आर्मी अफगानिस्तान भेजी अपनी दाग जमाने के लिए, लेकिन अफगानिस्तान ने हर एक ब्रिटिश सोल्जर्स को मार दिया। साल 1933 में अफगानिस्तान की लास्ट किंग बनते हैं जाहिर शाह, और यही वो समय था जब अफगानिस्तान कुछ स्टेबल था। जब आसपास के मुल्कों में डेमोक्रेसी की बात होना चालू हो गई, तो इन्होंने भी 1964 में अफगानिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया। किंग जाहिर शाह के एक कजन होते हैं दाऊद खान, जिन पे इन्हें काफी ज्यादा भरोसा था। एक दिन अचानक से जाहिर शाह की तबीयत बिगड़ने लगती है। तब तक अफगानिस्तान इतना डेवलप भी नहीं हुआ था, तो ये अपना इलाज करने के लिए इटली निकलते हैं। इनके इटली पहुंचते ही इनका भरोसेमंद कजन दाऊद खान अफगानिस्तान में तख्ता ही पलट देता है और सारी चीजें अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब जो ये साजिश हुई थी, इसमें आर्मी और लोगों दोनों ने इनका साथ दिया था। अब ये सुनकर वो इटली में ही ठहरते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता था अगर वो अफगानिस्तान वापस गए तो उन्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद दाऊद खान अपने आप को प्रेसिडेंट बनाते हैं अफगानिस्तान का, और डेमोक्रेसी भी इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ वो एक गलती करते हैं कि उनकी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, और अफगानिस्तान के लोग ये देखकर इन्हें चीटर समझने लगते हैं। इसके बाद दाऊद खान कई सारी गलतियाँ करते हैं। अब इन सब चीजों से तंग आकर कई ग्रुप मिलकर एक पार्टी बनाते हैं, जिसका नाम पड़ता है PDPA, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जो रशिया से इन्फ्लुएंस थी, और इन्हें रशिया से काफी सपोर्ट मिलता था। इसके बाद ये पार्टी बहुत तेजी से अफगानिस्तान में ग्रो करने लगी, और साल 1978 में हम देखते हैं दाऊद खान और उनकी फैमिली को मार दिया जाता है। अब इसके बाद PDPA अफगानिस्तान में पूरी तरह से कंट्रोल लेती है। नूर मोहम्मद तारिकी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं। नूर मोहम्मद USSR के फेवरेट थे, क्योंकि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। नूर मोहम्मद के आते ही अफगानिस्तान में बहुत बड़े चेंजेस होते हैं। अफगानिस्तान जो कि एक मुस्लिम कंट्री थी, वहाँ नूर मोहम्मद मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलरिज्म स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पर नूर मोहम्मद ने अफगानिस्तान में एजुकेशन कंपलसरी की। USSR के इन्फ्लुएंस में आके वो लैंड रिफॉर्म भी इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें क्या था कि जिसके पास ज्यादा जमीन हो वो उन लोगों को अपनी जमीन देंगे जिसके पास कुछ भी नहीं थी, इक्वालिटी के लिए। इन सब चीजों को देखकर अफगानिस्तान में कई सारे जगहों से लोग गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने लगे, और इस लड़ाई को कहा गया कि ये इस्लाम की लड़ाई है। और जो ये छोटे छोटे ग्रुप्स गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे, इन्हें मुजाहिदीन कहा गया। बाई डेफिनेशन मुजाहिदीन उन्हें कहा जाता है जो इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इन मुजाहिदीन का मकसद था PDPA गवर्नमेंट को हराना, जिसमें नूर मोहम्मद PM थे और हाफिजुल्लाह अमीन फॉरेन मिनिस्टर थे। लेकिन USSR जितना ट्रस्ट नूर मोहम्मद पर करता था, उतना हाफिजुल्लाह अमीन पर नहीं। इनफैक्ट उस वक्त ये रूमर्स भी थे कि हाफिजुल्लाह US की CIA से मिले हुए थे। इसके बाद साल 1979 में नूर मोहम्मद मॉस्को चले जाते हैं, जहां इन्हें USSR समझाता है कि अफगानिस्तान में जो आप ये सोशल रिफॉर्म ला रहे हो, इसे थोड़ा कम कर दो, क्योंकि अफगानिस्तान की हालत बदतर से बदतर हो रही है। और साथ ही में इन्हें ये भी समझाया जाता है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर हाफिजुल्लाह अमीन US के साथ मिले हुए हैं, आप इन्हें हटा दो। लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं, हाफिजुल्लाह नूर मोहम्मद और उनकी फैमिली को वही मारवा देते हैं और खुद PM बनते हैं। जैसे ही ये खबर USSR पहुंचती है, USSR को समझ आता है कि अफगानिस्तान अब हाथ से निकलने वाला है। एक तरफ से अफगानिस्तान में जगह जगह पर इनके खिलाफ मुजाहिदीन लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ इनके उंगलियों पर चलने वाला PM नूर मोहम्मद भी मारा गया था। ये एक मर्डर ही नहीं बल्कि एक डायरेक्ट चैलेंज था USSR को। इन बातों से साफ लगता था कि अब कंट्रोल US के हाथों में आने वाला है। इन सब चीजों को देखकर साल 1979 में USSR हजारों की आर्मी के साथ काबुल में घुसता है और अफगानिस्तान के मेजर एरिया में मिलिट्री कंट्रोल ले लेता है। इसके साथ साथ ही अमीन को मार दिया जाता है, और USSR फिर से एक बार अपने हिसाब से चलने वाला PM बाबर कमाल बना दिया जाता है।